कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मिले शरद पवार। नतीजों के बाद एनसीपी सदर की दूसरी मुलाकात है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर सस्पेंस तेज हो गया है। जमीयतुल उलेमाए हिंद ने सोनिया गांधी से ऐतराज जताया है। शिवसेना को हिमायत देने पर जमीयत ने खत लिखा है और सीधे तौर पर ऐतराज जाहिर किया है। नतीजों के बाद जो गहमा गहमी चल रही है, जो रस्साकशी चल रही है सरकार बनाने को लेकर, उसी लिए शरद पवार आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात का दौर लगातार जारी है और ऐसे में खबर आती है कि शिवसेना को हिमायत देने को लेकर जमीयतुल उलेमाए हिंद ने सीधे तौर पर नाराजगी का इजहार किया है। समझा जा सकता है आइडियोलॉजी की जो मिसमैच है, आइडियोलॉजी का जो क्लैश है, उसको लेकर जमीयत नहीं चाहती कि कांग्रेस शिवसेना को मदद करे सरकार बनाने को लेकर। और सीधे तौर पर हमने ये भी देखा था कि संजय राउत का आज बयान आता है और वो कहते हैं कि सीएम शिवसेना का ही होगा। और ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी की जो मुलाकात है, यानी कि शरद यादव और सोनिया गांधी की जो मुलाकात है, वो भी बेहद अहम है, क्योंकि आज लग यही रहा है कि फैसला आने की उम्मीद है, शायद बात बनती हुई नजर आए। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि शरद पवार सीधे तौर पर कांग्रेस और माफ कीजिएगा शिवसेना और भाजपा को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस और शरद पवार की जो मुलाकात हो रही है वो अलग चीज है, लेकिन शिवसेना और भाजपा बताए कि आखिर महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी। बस सीधे तौर पर अब जो नया एंगल इस मामले में आया है, सियासत में एक और मोड़ जो आया है, वो वाकई और इस सस्पेंस को उलझा सकता है, क्योंकि अभी कांग्रेस फूक फूक कर कदम उठा रही है। और ऐसे में जब जमीयतुल उलेमाए हिंद का ये बयान आता है या फिर उसका जो ऐतराज है वो सामने आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें आने वाली रियासतों में जो होने वाले इंतखाब हैं उनको लेकर बढ़ सकती हैं। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से गौर करने की जरूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो ये सियासत है उसमें अपने लिए फायदा कांग्रेस को इसमें नहीं दिखाई देगा। वोट बैंक का जो एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है कांग्रेस का, और ऐसे में अगर जमीयत उस पे शिवसेना को हिमायत देने पर ऐतराज जाहिर करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात जरूर है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि आज एनसीपी सदर शरद पवार दिल्ली में हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात जो है वो चल रही है। इस तरह की खबरें लगातार मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि एनसीपी सदर का जो बयान आया है वो वाकई में एक बार फिर से ये जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का इत्तेहाद है इसमें मुश्किलें पैदा कर सकता है, इसमें दरार कहीं ना कहीं डाल सकता है। और ज़्यादा अपडेट के लिए आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ इकबाल, आज जब हमने देखा कि एक गहमा गहमी जो है वो देखी जा रही है, शरद पवार आए हैं खासकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए, दूसरी मुलाकात ये है, और ऐसे में जब बयान आता है जमीयत का या फिर उन्होंने जो एतराज़ जाहिर किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो इस तरह से परेशान थी और परेशानी में इजाफा उसकी हो गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं शबान की सबसे पहली खबर और बड़ी खबर यह है कि वो जो फर्जी लेटर है वो साफ तौर पे जमात उलेमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने उसको सिरे से नकारा है और कहा है कि ऐसा लेटर मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं साफ तौर पे बताऊं कि अभी उनसे बात हुई है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये मेरे नाम से फर्जी लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मतलब आशिफ, आप ये कह रहे हैं जो ये जमीयत हिंद ने जो ये ऐतराज जताया इसको लेकर ये फर्जी लेटर है? बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी जानकारी अपने तमाम दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। जो लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है अरशद मदनी के नाम से, वो लेटर सिरे से खारिज किया उन्होंने और साफ तौर पे कहा कि मेरे नाम से ये लेटर बजाबते फर्जी लेटर इसको किया गया। उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो उनके सिग्नेचर को भी गलत तरीके से दिया गया है, क्योंकि अरशद मदनी का सिग्नेचर नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो लेटर का नंबर दिया गया है वो भी सरासर गलत है। दो तरह के अल्फाबेटिकल उसमें मिस्टेक दिखाई देते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कोई लेटर नहीं लिखा है, कि मैंने किसी भी तरीके से मेरा ये मसला नहीं है, इसलिए मैं बिना मसले की बात नहीं करता हूं। मेरा मसला नहीं है कि शिवसेना किसी सरकार बनाए या कांग्रेस कहां सरकार बनाए, ये मेरा मसला बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसे मसलों पर मैं बिल्कुल
बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता और सिरे से मैं खारिज करता हूं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ये बैठक भी अब खत्म हो चुकी है शरद पवार और सोनिया गांधी की। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि रणदीप सुरजेवाला जो मीडिया के प्रभारी हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी की जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर है और महाराष्ट्र में कुछ बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं। यानी कि अभी भी जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला का जो ट्वीट आप बता रहे हैं, साफ नहीं हुई है तस्वीर। जो हम इम्कान लगा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि तस्वीर शाम तक शायद साफ हो जाएगी, लेकिन अभी मामला और बिगड़ता ही नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सवाल साफ तौर पे है कि राजनीति में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होता है और साफ तौर पे देखिए हम लोग भी बहुत तमाम चीजों को बहुत बारीकी समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि कोशिशें जरूर जारी हैं। कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि नहीं हम कोशिश नहीं करना चाहते हैं। 24 अक्टूबर के बाद लगातार सिर्फ कोशिशें ही देखने को मिल रही है। बस बशर्ते ये है कि कोशिशें किसकी कामयाब होती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और साफ तौर पे देखिए शिवसेना एक बात साफ कर चुकी है कि वो अपनी पार्टी का नुमाइंदा वजीर आला बनाना चाहती है महाराष्ट्र में, उस चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है महाराष्ट्र में, और इसके लिए वो बहुत क्लियर है। बाकी किसकी मदद से बनेगा ये कहना दिलचस्प होगा, क्योंकि साफ तौर पे उनकी जो कोशिश है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। आज जो शरद पवार की मुलाकात है सोनिया गांधी की, वो बेहद अहम रही है और वो मुलाकात 40 मिनट तक मुलाकात चली है। 40 मिनट के बाद शरद पवार अपने घर की तरफ निकल गए हैं। तो मतलब साफ है कि देखिए मुलाकात जब होती है तो बात होती है, और बात होने का मतलब होता है कि बात कुछ न कुछ पॉजिटिव वे में माना जाता है। शिवसेना की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जितने भी नूरा कुश्ती हो रही, जितनी भी बातचीत हो रही है, वो सब सरकार बनाने की कवायदों को लेकर हो रही है। ठीक है आशिफ, जब शरद पवार मिलने के लिए आ रहे थे दिल्ली सोनिया गांधी से, उस दौरान वो एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि शिवसेना और भाजपा बताए कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी। जब उन्होंने भाजपा को घेरा तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने शिवसेना को भी घेरने की कोशिश की तो उसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं? देखिए साफ तौर पे है, शरद पवार की बात सिर्फ शरद पवार ही बता सकते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक समझ हमारी और जो लगातार हमने कई सालों तक शरद पवार को कवर किया है, शरद पवार को प्रिडिक्ट करना पॉलिटिक्स में अनप्रिडिक्टेबल वर्ड होता है एक, वो उस तरीके से है। आपको याद होगा कि 2014 में भी जब सरकार शिवसेना की वहां महाराष्ट्र में बनी थी तो उसमें कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली सपोर्ट जो था वो शरद पवार का था। और शरद पवार कभी भी कांग्रेस के साथ जरूर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे कांग्रेस का हाथ झटकार के आगे बढ़ जाते हैं। शरद पवार का रिश्ता कांग्रेस से वैसे ही है जैसे बीजेपी का रिश्ता शिवसेना और जेडीयू के साथ रहा है। जब जरूरत पड़ती है शिवसेना और जेडीयू हाथ झटकार देती है और दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक वैसे ही कांग्रेस और एनसीपी का रिश्ता भी वैसे ही है। इसीलिए कांग्रेस बहुत फूक फूक के कदम उठा रही है, क्योंकि जवाबदेही तो कांग्रेस की तय होगी। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को यह तय करना होगा कि आखिर वो अगर शिवसेना के साथ जाती है तो क्यों जा रही है, उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। और ये बात हमने जब शिवराज पाटिल से बात की थी, जब पूर्व गृह मंत्री भी थे, गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि किसी दूसरे विचार के साथ आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ क्लियर करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को लेकर बहुत गौर खोज का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीधे तौर पर बता रहे थे कि अभी जो सस्पेंस है वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी और खींचतान दोनों ही पार्टियों से, बल्कि सभी सियासी पार्टियों में देखने को मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते, महाराष्ट्र और हरियाणा इंतखाबात के बाद मुल्क की निगाहें कर्नाटक में 15 सीटों पर हो रहे ज़िमनी इंतखाबात पर अब लगी हुई हैं, जहां हुकूमत बचाने के लिए बीजेपी को 6 से ज्यादा सीटें जीतने की जरूरत है, जबकि अकेले जेडीएस 8 से 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। अपने उम्मीदवार की हिमायत में बेंगलोर पहुंचे साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी हैरान कुन नतीजे की बात कर रहे हैं। इस दौरान कुमारस्वामी ने बीजेपी के अलावा कांग्रेस पर भी तंज किया। महाराष्ट्र के सवाल पर कुमारस्वामी ने कहा कि दोनों नदी के दो किनारे हैं, लेकिन कांग्रेस दोनों ही हाथों में मफाद लेना चाहती है। इस मौके पर जेडीएस उम्मीदवार और लीडर ने तारीख दोहराने की बात भी कही। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए सभी 15 एमएलए बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं, तो बीजेपी इसे पार्टी की मकबूलियत बता रही है। वजीर रेल सुरेश अंगड़ी ने बीजेपी का मुआवजा ट्रेन से किया है, जिस पर किसी के भी सवार होने की आजादी है। हालांकि कांग्रेस लीडरान इसे अपोजिशन में तोड़फोड़ का इल्जाम भी लगा रही है। इससे पहले रुकनियत दिलाने के मौके पर सीएम येदियुरप्पा ने सभी बागियों को टिकट देने का भी इशारा दिया था। वाज़ेह है कि अदालत से इंतखाब लड़ने की इजाजत मिलने के बाद ही इस पर कयास आराइयां शुरू हो गई थी, जिसके बाद रियासत की सियासत में एक बार फिर दिलचस्प मोड़ आया है। गुज़िश्ता 5 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए 17 में से 15 सीटों पर
इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि सीटों का मामला अभी भी कर्नाटक हाईकोर्ट में जेरे समाअत है। बदले हालात में होने वाले इंतखाब में बीजेपी को हुकूमत बचाने के लिए 6 सीटें जीतना जरूरी है। वो काम तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकते। जो लोग अवसर दिया था भारतीय जनता पार्टी को, 104 सीट हमारे थे, गलत तरीके से जो रिजेक्टेड पीपल थे डेमोक्रेसी में, कांग्रेस और जेडीएस दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए सरकार बनाया था। और वो सरकार में जो लोग थे जेडीएस और कांग्रेस के, उनका मुख्यमंत्री उनका काम नहीं किया है, उनको इज्जत नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं मिला। अब पेपर में पड़ा रहेगा इतना दिन। बाद में वो रिसिग्नेशन दिया, रिसिग्नेशन देने के लिए हम नहीं बोला, रिसिग्नेशन स्पीकर को दिया, स्पीकर साहब कंडीशन डाला उनको, रिसिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट। देखो, हर आदमी का BR अम्बेडकर ने जो संविधान में बोल दिया है, हर आदमी को उनका हक है, उनका राइट्स है। वो रेसिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, कंडीशन डाला। वो कंडीशन के लिए वो कोर्ट में गया था। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज मेड देम दे कैन कंटेस्ट इलेक्शंस एंड दे शुड एक्सेप्ट द रेसिग्नेशन ऑफ द बाय द स्पीकर बोलकर डिसीजन आ गया। अभी इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते, वो किधर भी जा सकते हैं ना। कोई पार्टी में गया तो हम क्या करें? सर आप खुद बताना चाहे कि अब बीजेपी इन लोगों को टिकट देने जा रही है। देखो, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी है। ये रेल में कौन बैठेगा उनको लेके जाएगा। तो अब रिबेलियन को ये रेल में कौन बैठेगा उनको लेके जाएगा। और पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों और हिंदुस्तानी फौज के एजाज में 4 लोगों ने 6000 किलोमीटर की भारत यात्रा पूरी हुई है। दिल्ली से शुरू होने वाली ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचने वाली ये यात्रा हैदराबाद में अख्ताम पजीर हुई। इस दौरान यात्रियों ने 12 रियासत और 599 शहरों का दौरा किया। इस साल 14 फरवरी को हुए खुदकश हमले में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से आई स्टैंड फॉर दिस नेशन पहल की गई थी। यात्रा में शामिल रतन राजू के मुताबिक मुल्क ने हमले में 40 जवानों को खोया। इसके कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने इससे पहले की शुरुआत की, जिसका मकसद लोगों को यह एहसास कराना था कि सभी हिंदुस्तानियों को बहादुर जवानों को सैल्यूट करना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। राजू ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को दोपहर 3:14 पर पुलवामा में बहादुर जवानों पर हमला किया गया था। इसीलिए उनका हदफ है कि 14 फरवरी 2020 को ठीक उसी वक्त हर हिंदुस्तानी खड़ा हो और मुल्क के बहादुरों को सलाम करे और कहे, हम आपके साथ हैं। मद्रास IIT की 18 साल तालिबा फातिमा लतीफ़ के खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही तलबा इसे रोहित वेमुला जैसी साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। एक तरफ मुतासिर कुनबा गैर जानिबदाराना जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं तलबा यूनियन मुजाहरे पर उतर आया है। भारी पुलिस की मौजूदगी में कुछ तलबा भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। मुजाहरे के दौरान एक प्रोफेसर पर मजहबी तफरीक का कर खुदकुशी को मजबूर करने का इल्जाम भी लगाया गया है। कई तलबा और प्रोफेसर की मौत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए तालीमी इदारे में मजहबी दबाव की बात भी कही जा रही है। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले IIT की तलबा ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उसके वालिद ने हुकूमत से इंसाफ की मांग की है। हालांकि रियासती हुकूमत ने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया है। We are organizing a hunger fast here under the ambit of a student organization called Jindabad, and this organization represents students from various departments of IIT Madras. There are two main demands of our today's protest. One is to look into the allegations of Fatima and her family, and we demand that internal probe, an internal investigation committee should be appointed to look into the allegations which have been raised. Second one is to appoint an external committee of experts who deal with mental health, like psychologists, psychiatrists, sociologists, educationists, etc., who can study the kind of mental pressure. और एनसीपी सदर शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधे ले चलते हैं। और कुछ आपको पूछना हो तो दोनों पार्टियों के नेता बातचीत करेंगे। आपकी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता वो बात करके सोनिया गांधी को ब्रीफ करेंगे आगे। जनरली जो मैंने ब्रीफिंग किया स्टेट की जो स्थिति के बारे में, इस इशू पर बाकी समझो कोई कांग्रेस के सीनियर 2-4 लोग हो गए, हमारे कोई 2-4 लोग हो गए, वो बैठकर
ये स्थिति के बारे में वो जायजा लेंगे और बाद में उनका व्यू क्या है, उनका कलेक्टिव थिंकिंग क्या है, वह हम दोनों को बताएंगे। पवार साहब, क्या आपको लगता है कि ए.के. एंटनी भी इस बैठक में मौजूद थे? क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर नहीं चाहते कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए? नहीं, किसी के साथ सरकार बनाने की बात ही हमने की नहीं। हमने वहाँ की पोजीशन क्या है, नंबर क्या है, किसके पास कितने हैं। और एक बात थोड़ी सी जो आजकल अखबार में भी आती है कि कांग्रेस एनसीपी मिलकर कुछ बात करते हैं, इससे हमारे कोई साथी नाराज़ हो गए, क्योंकि कल के चुनाव में स्वाभिमानी शेतकरी नाम के किसानों की एक संगठन है जिसके नेतृत्व राजू शेट्टी करते थे, वो और उनके साथी भी हमारे साथ थे चुनाव में। हमने चुनाव साथ लड़ा, उनका एक विधायक चुनकर आया है। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी महाराष्ट्र की एक पुरानी पार्टी है, वह हमारे साथ थी। अनफॉर्चुनेटली उनको कामयाबी मिली नहीं, मगर वो पार्टी ने हमें सहयोग दे दिया, हम लोगों ने भी उनको सहयोग दिया था। उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तीसरी समाजवादी पार्टी के लिए हमने 1-2 सीट छोड़ी थी, तो समाजवादी पार्टी के 1-2 लोग चुनकर आए हैं, इनसे भी बात इस सभी क्षेत्र स्थिति के बारे में हमने की नहीं। तो ये लोग एक कवाड़े रिपब्लिकन पार्टी जो कवाड़े ग्रुप है, इनसे भी वो उन्होंने इस चुनाव में हम लोगों को सहयोग दिया था। तो ऐसी बात होगी कि भाई कुछ भी राजनीतिक स्थिति के बारे में आप डिस्कस करते हो तो जो लोग इलेक्शन में अपने साथ राजनीतिक दल के साथ रहे उनको भी कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। सभी भी है पवार साहब, कोई हिकअप सभी भी है शिवसेना के साथ में जाने को लेकर। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अभी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, कॉमन इश्यूज पर, क्या वो हिकअप है औपचारिक ऐलान करने में? कुछ हम ये किसी के साथ जाना या न जाना इस इश्यू के बारे में हमने अभी इसमें बात ही की। बात पहले लास्ट इलेक्शन कांग्रेस एनसीपी फॉर टुगेदर। इफ कांग्रेस और एनसीपी हैज टू टेक अ व्यू, they have to discuss within themselves first। इसमें सुधार इतना ही किया कि yes we will discuss definitely, मगर simultaneously we will take in conference our other colleagues also who has a small number but they are colleagues। But some would say, argue, Mr. Pawar, that if you are not talking about having an alliance with Shiv Sena at this stage, in this president's rule, the BJP might attempt to get the NCP, get the Shiv Sena. BJP ने क्या करना है उनका अधिकार है। But don't you feel there is a time limit, because ultimately टाइम लिमिट हमारे सामने 6 महीने का। अभिनंदन केलं राज्यसभेमध्ये, त्यामुळे कुठेतरी वेगळ्या चर्चा सुरू झाली भाजप राष्ट्रवादी। मोदी साहब पवार साहब आपकी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तारीफ की, एनसीपी की बहुत तारीफ की। Is it on the table to take Shiv Sena on board, and form an alliance with the Shiv Sena? हमने बात ही की नहीं तो कैसे बताओ? पवार साहब, ideological differences with Shiv Sena when it comes to NCP Congress as a UPA bloc as opposed to Shiv Sena? We have not discussed with any other political party। पवार साहब, शिवसेना बार बार कहती है We have discussed with Congress and NCP। आज इसमें थोड़ा सुधार इतना ही किया कि जो छोटे पक्ष है जो हमारे साथ थे उनके साथ भी एक बार बहस करेंगे। सर, शिवसेना बार बार कह रही है कि हमारे पास 170 विधायक हैं, कांग्रेस एनसीपी के साथ हम सरकार बनाएंगे, तो वो ऐसा कैसे कह रहे हैं? क्या आपने उनको भरोसा दिया है? राउत बार बार कहते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे। मुझे मालूम नहीं 170 की फिगर वगैरह क्या, आप वो बताते हैं तो उनसे पूछना चाहिए। वो कहते हैं कि आप साथ हैं। हम तो सबके साथ हैं, आपके साथ भी है। As far as the common minimum program discussions are concerned, Congress leaders were present. Ajit Pawar, Jayant Patil was present. Eknath Shinde and Subhash Desai was present as well, sir. It's Congress, NCP, Sena has had meetings, coordination committee meetings. नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, कोई डिस्कशन। ऐसा कि विधानसभा के सदस्य मिलते हैं
बात करते हैं, इससे कोई ज़्यादा नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने तय करने की बात की ही नहीं। किसके लिए करेंगे जब तक हम आगे क्या करेंगे ये तय नहीं तो होता। आपके टॉप लीडर्स आज नवनीत कौर सर जो इंडिपेंडेंट एमपी है वो कहती है एनसीपी और बीजेपी को साथ आना चाहिए, ऐसी वो अपील करेगी। आपको लगता है वो पॉसिबिलिटी है एनसीपी और बीजेपी की? कौन अपील करेंगे? सर नवनीत कौर जो है एमपी है इंडिपेंडेंट, वो कह रही थी एनसीपी और बीजेपी को साथ आ जाना चाहिए। अभी कौन है नवनीत कौर? सर इंडिपेंडेंट एमपी है महाराष्ट्र। ऐसी चर्चा हमारी पार्टी की नीति तय करेगी जी। आपको भी लगना चाहिए कि किसके बारे में। पवार साहब सस्पेंस बरकरार क्यों है? पवार साहब ये सस्पेंस क्यों बरकरार है? इसके पीछे क्या वजह है? सेना के समर्थन पे नहीं हमें मालूम नहीं। उद्धवजी जी न्यूज है आपसे हमें मिली। उद्धवची मीटिंग झाली त्यामध्ये काय झालं सर? कारण का तुम्ही आता म्हणताय की असंच काय झालं नाही? में जो मीटिंग्स हो रही है, फोटोग्राफ्स शेयर हो रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण कांग्रेस से, जयंत पाटिल, अजीत पवार, सुभाष देसाई, ये क्या है? क्या छोटी पार्टियों से औपचारिकता बातचीत की रह गई है? कल के चुनाव में जिनके पास ज़्यादा नंबर है वो सरकार बनना नहीं रहे, जिनके पास ज़्यादा नंबर है वो सरकार बनना नहीं रहे। इसलिए हमारे लोग बैठते कि भाई क्या होगा यहाँ, ये सरकार क्यों नहीं बनना चाहिए। सर तो क्या संजय राउत झूठ बोल रहे हैं कि हमारे साथ 170 संख्या है, सबकी सहमति हो गई है? हमसे बोले नहीं, आप उनको पूछो ना। ऐसा एजुकेशन एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एडिटर्स के बारे में आप करते हैं, अब भी अजीब है। सर क्या बाकी छोटी पार्टी से बातचीत औपचारिकता पर रह गई है? बाकी छोटी पार्टी से बातचीत रह गई है, बाकी रह गया है क्या? करेंगे ना, किया ही नहीं। सर आपने कहा कि शिवसेना के मसले पे बातचीत नहीं हुई, लेकिन आपकी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या जो भी कोऑर्डिनेशन है उसमें किन मसलों पे बातचीत अभी होनी है या फंसी हुई? ये इन्फॉर्मल कांग्रेस एनसीपी के लोग बैठे, ये बात सच, मगर प्रोग्राम कुछ सही हुआ नहीं। तैयार करके इसके बारे में पार्टी ने यहाँ चाहे कांग्रेस हेडक्वार्टर से कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, एनसीपी में एनसीपी का चीफ मैं हूँ, इन लोगों से इस बारे में कुछ बात नहीं हुई, ना कोई अप्रूवल नहीं। पवार साहब कहते हैं कहा जाता है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो पीछे वजह होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी की तारीफ की, क्या आप ये रूल आउट करते हैं कि एनसीपी किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? क्या वो पॉसिबिलिटी? सीधी बात ये है कि राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के इम्पोर्टेंस के बारे में सदन में डिस्कशन हुआ, अभी भी चालू है या नहीं मुझे मालूम, मगर प्रोग्राम में था। और तब राज्यसभा का इम्पोर्टेंस करते समय प्रधानमंत्री हो या अन्य सदस्य ने कई बातें कही, साथ साथ हाउस की डिग्निटी रहने की आवश्यकता है, ये बात भी कही। मुझे याद है कि मेरा 75th यहाँ एक समारोह हुआ था। इस फंक्शन में मैंने रिप्लाई देते समय किया कि मैं पिछले 52 सालों से विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद में लगातार हूँ, मगर आज तक मैं कभी मेरी सीट छोड़कर वेल में गया नहीं। वेल में जाना यानी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना हो तो अपने सीट पर खड़े रह के आप कोई भी बोल सकते हैं, मगर हाउस की डिग्निटी रखनी चाहिए, ये हमारी नीति है। इसका रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया। आप रूल आउट करते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? रूल आउट करते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? हमने इलेक्शन किसके खिलाफ कोशिश किया? वो तो शिवसेना के खिलाफ हमारे चुनाव मेन हमारी जब टोटल सीट देखेंगे तो शिवसेना के खिलाफ जरूर है, मगर मेजर हमारा लड़ाई बीजेपी के साथ हुई। और इसलिए कैसे हम बोल सकते हैं आज हम खाली हमारी पार्टी और कांग्रेस इसके बारे में हम बात करते हैं, दूसरी सोच हमारे सामने नहीं। पवार साहब कहते हैं कि पवार साहब आप जो भी बोलते हैं जो करते हैं उसके पीछे in terms of BJP and Shivsena, there are talks of coming back together. Will you all lose that opportunity? Because the first time when you came back from Delhi after Maharashtra elections, you said the mood is against the BJP.